सबको जय भीम। सब लोग यहाँ आए, अपनी अपनी बात रखी। आपके बगैर ये कार्य पूरा नहीं हो सकता, ये तो पक्का हो गया। वजह क्या है कि बाबा साहब अपने आप में एक संगठन यानी कि इंस्टीट्यूशन वो 500 एजुकेटेड या ग्रेजुएट लोगों के बराबर है। आज हमारी इतनी भी कैपेसिटी नहीं कि उनके ज्ञान को हम संपादन कर पाए। तो होता यह है कि हम लोग मिलजुल कर 500 लोग काम करेंगे। इस तरह की योजना हम बनाए ताकि वो काम हम कर सके जो बाबा साहब करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी में जो संगठन जैसे देश को चलाता है, निर्णय लेता है, वो कौन होता है? वो पार्लियामेंट होता है। तो हम एक पार्लियामेंट की शक्ल में यहाँ पे पार्लियामेंट में अध्यक्ष होता जरूर है, लेकिन वो अध्यक्ष सिर्फ अनुशासन रखने के लिए होता है। बाकी पार्लियामेंट में सभी आदमी एक जैसे होते हैं, सभी प्रतिनिधि होते हैं, सभी काम करना चाहते हैं, सभी एक ही उद्देश्य के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए पार्टियां भी बनती है और पार्टी के मंत्री भी चुने जाते हैं। इसी तर्ज पर हम लोग बुद्धिज्म का काम करना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो शासकीय व्यवस्था है, ये व्यवस्था मैंने बुद्ध से ली। माय ओनली मास्टर। बाबा साहब पहले 3 गुरु बताते हैं, लेकिन 1950 में माय ओनली मास्टर, 1949 में माय ओनली मास्टर बुद्धा बोलते हैं। उनसे मैंने ये प्रेरणा लेकर इस तरह का जो ढांचा बनाया है देश चलाने के लिए। उनका कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी जो भाषण है, उस भाषण में वो बताते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेकर अगर हम राज को ढांचा दे सकते हैं तो हम समाज को ढांचा क्यों नहीं दे सकते भाई? यही एनामोलॉजी का इस्तेमाल कर हम सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट से, अब नीति तो चलेगी, लेकिन नीति को चलाने के लिए कोई लोग होना, तो पार्लियामेंट्री ढांचा होता है जिसमें नीति, नई नीतियां तय भी होती हैं, पुरानी नीतियां खत्म भी हो सकती हैं। जो बाबा साहब और बुद्ध की जो नीतियां दी है जिससे समाज का कल्याण होता है, आज ये दुनिया भर के लोगों ने मान लिया। आज समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी यही बातें हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बातें हैं। तो इससे ये तय हो गया है कि हमें जो काम करना है वो नीति को प्रस्तावित करना है। जो भी आज हमारा डेवलपमेंट हुआ है, इसका श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है। इससे अच्छा है कि समीक्षा हम इस तरह से करें, किन नीतियों को जाता है, किन नीतियों को प्रस्तावित करने से हमारा आपका सबका विकास हो रहा है और इस देश का विकास होगा। उस नीति केंद्रित बातों को हम समीक्षा करना सीखें कि नीति के आधार पर करें, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। जैसे देश चलता है तो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चल रहा है। आज हम किसी एक व्यक्ति की वजह से देश डूब गया, इस तरह से नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये अमुक जो राज सत्ता है, जिन्होंने निर्णय लिया, उनको जाता है। गोयल साहब ने एक बात कही, नीति के साथ नियत की बात कही। गोयल साहब ने क्या, नीति और नियत, अगर नियत अच्छी नहीं हुई तो नीति अच्छी होकर भी काम नहीं होगा। अब अच्छे नियत वाले लोग बनाने का काम किसका है? तो वही धम्म का काम है। धम्म से वो अच्छे नियत वाला आदमी बनता है। धम्म का ट्रेनिंग हमने हर एक में लेना चाहिए। बाहर आके हर एक व्यक्ति को धम्म का ट्रेनिंग देना चाहिए। धर्म नहीं है ये एक आधे भगवान की पूजा कर लो, आरती कर लो, नमन कर लो, फिर कोई पुरोहित बीच में होगा, बिचौलिया, उस बिचौलिए के माध्यम से, ये सब कुछ नहीं है इसमें यही है कि शासन व्यवस्था जो है समाज की हो चाहे राज्य की हो, वो शासन व्यवस्था इस नीति से चले ताकि लोगों का विकास हो सके। हर एक आदमी को पूरे विकास का आज़ादी मिले, हर एक आदमी उस आज़ादी को महसूस करे और अपना विकास पूरा करे। तो इस तरह से भारत में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो तो हमने लिखित स्वरूप में कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हुआ और चलाने वाले लोग की नीयत ठीक नहीं हुई तो वो बुरा साबित होगा। तो ये अच्छे नीयत वाले लोग आएंगे कहाँ से? इनको बनाया नहीं गया तो बनेंगे, अपने आप होंगे कैसे? तो अच्छे लोगों का निर्माण करने का काम और उनको शासन व्यवस्था मिलाने का काम, उनके शासन सत्ता लाने का काम। सत्ता किसकी? मैंने किसी जाति की नहीं कही, मैंने किसी कम्युनिटी की नहीं कही, मैंने किसी काले गोरे की नहीं कही।
मैंने सिर्फ अच्छी नीयत वाले लोगों को वहां तक पहुंचाने की बात करी। यानी अच्छे नीयत वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से तैयार होते हैं। दूसरे धर्मों में नीति तो है, लेकिन वो बुद्ध और उसके धर्मों में पढ़ते हैं कि वो जोड़ दी जाती है, कभी भी तोड़ दी जाती है। उनका नीति का विशेष कोई स्थान नहीं है। और जबकि बुद्ध धर्म में नीति का स्थान ईश्वर के बराबर, दूसरे धर्मों में ईश्वर को जो स्थान है वो स्थान बुद्ध धर्म में नीति को दिया हुआ है। अगर नीति नहीं है, बुद्धिज्म नहीं होता। और ये नीतिगत व्यवहार करने से ही आदमी सुखी हो सकता है, और अनीतिगत व्यवहार करेंगे तो लोग दुखी हो जाएंगे। हमें ये जो मिला बुद्ध और उसके धर्म पढ़ने के बाद, और बुद्ध और उसका धर्म बाबा साहब ने 35 साल का अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उस धर्म को लिखा उन्होंने। ये अकस्मात लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये अध्ययन के द्वारा बाकायदा भारतीय समाज के परिवेश में, सामाजिक परिवेश में उनकी जरूरतें क्या है उसको ध्यान रखकर ये धर्म को, वो बुक को लिखा गया है कि भारतीय लोगों के लिए ये धर्म मैं दूंगा तो उनके लिए कौन सी बात पर जोर देना चाहिए और कौन से बात पर जोर नहीं देना चाहिए। प्राय पाया जाता है कि बौद्ध धर्म के बारे में लिखते समय लोग ध्यान, विपස්සना या फिर मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, अभिधम्मा, इस तरह की बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन भारत में जो सामाजिक नीतियां जो होती है, उस नीतियों के लोग जो बुद्ध का मेन शिक्षा है उस पर जोर नहीं दिया जाता। ट्रेनिंग तो देंगे, ट्रेनिंग देने में अष्टांगिक मार्ग आएगा, उसमें ध्यान दिया है। हम ध्यान का विरोध कर रहे हैं, इस तरह से भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान वो सबको मिलेगी, लेकिन वो सेंट्रिक नहीं है। अगर हम केंद्र भूल जाए, ये सब किस लिए करना है, अष्टांगिक मार्ग किस लिए करना है, ताकि नीतियों को हम समाज में लागू कर सकें, अच्छा आदमी बना सके। अच्छा आदमी बन के क्या करेगा? बहुत अच्छा आदमी और कुछ नहीं करता। कोई अच्छा आदमी ये तो कोई काम पे नहीं है। ऐसा अगर कोई भद्दे बोलता मैं बहुत विद्वान भी हूँ, बहुत शीलवान भी हूँ, बहुत गुणवान भी हूँ, लोगों से मैत्री भी करता, लोगों की सेवा नहीं करूँगा, लोग मेरी सेवा करें, ये अच्छा आदमी है? वो लोगों की सेवा करना चाहिए, इसलिए तो भिक्खु बनाए। तो जो प्रचारक होगा वो समाज में नीतियों को प्रस्तावित करने के लिए दिन रात काम करेगा, तब जाके समाज में नीतियां प्रस्तावित होंगी। बहुत पीछे आ चुका है समाज। आज लोगों को धर्म की ये व्याख्या कि एक आदमी का दूसरे आदमी से अनीतिगत व्यवहार होने से लोग दुखी होते, ये व्याख्या ही लुप्त हो चुकी है। इस व्याख्या को ढूंढ के निकाला उन्होंने बाबा साहब ने कि बुद्ध धर्म का क्रस्ट क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, आदमी का आदमी से संबंध की बात जो कर रहे हैं। और जहाँ गैर व्यवहार होगा दुख निर्वाण होगा, और जहाँ व्यवहार अच्छा होगा, नीतिगत होगा, तो लोग सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, देश खुशहाल होगा और प्रोग्रेसिव होगा और समृद्ध भी होगा। तो इस तरह से देश का निर्माण करें। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, ये जनरल है, सबके लिए। ये नीति अगर वो सर्वव्यापक नहीं है तो बुद्ध की नीति नहीं है। बुद्ध की नीति कैसी होगी? सर्वव्यापक। जो भी इसमें आएगा या जो भी हम लोग जो भी बात करेंगे वो सबके लिए करेंगे, और सबका कल्याण किससे होगा? नीतिगत व्यवहार से होगा। ये नहीं होने वाला है कि कल को हम सत्ता में आते हैं तो हम दूसरों पर अत्याचार करेंगे, ऐसा तो कोई संबंध होता नहीं। अगर आपको वाकई में देश को अच्छा बनाना है तो आपको नीति को ही केंद्र बिंदु बनाकर काम करना होगा। आज एक दूसरी बात जो है, नीति को पार्लियामेंट द्वारा निर्णय लेकर फिर काम किया जाता है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो नीति जरूरी है और दूसरा पार्लियामेंट्री डिस्कशन जरूरी है। पार्लियामेंट ऐसा संगठन है जिसके ऊपर किसी का वर्चस्व नहीं होता। वो नीति शासित जरूर होता है, नीति को ऊपर मानता है, लेकिन पार्लियामेंट अपने आप में एक संघ होता है जिसमें कोई अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये नहीं होता। उसमें फिर किसी को जवाबदारी दे दी जाती है, फिर वो काम करता है। ये नहीं है कि ट्रेजरर के मर्जी से उसको खुश करने के लिए हमें कुछ बोलना पड़ेगा। संसद में जो तय हो गया वो ट्रेजरर को भी करना ही है, सभी को वो लागू हो जाता है। तो इस तरह से एक ये जिसको इंस्टीट्यूशन कुछ लोग कहते हैं, जैसे आप लोग जो इंस्टीट्यूशन कहते हैं, तो पार्लियामेंट इटसेल्फ इंस्टीट्यूशन है। इसमें खुद ही काम डिस्कशन करके करते हैं। जो भिक्खु का संघ हुआ करता था उसमें भी कोई लीगल हेड कोई नहीं था। बुद्ध भी उसके लीगल हेड भी थे। वो जैसे बाकी सब संगठन के सदस्य हुआ करते थे वैसे ही बुद्ध भी सभासद हुआ करते थे। तो इस तरह से वो संघ चलता था, और मानव के कल्याण के लिए जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाती थी पार्लियामेंट्री डिस्कशन द्वारा की जाती थी। बुद्ध का जो ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को,
वो इसलिए कि आदमी की नीति तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। उसको मानसिक प्रशिक्षण देने के लिए, उसको माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए वो भी काम होता है। तो यहाँ दोनों काम होने चाहिए कि व्यक्ति को, स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस को, वो ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए और समाज में भी किस बात का आदर करना चाहिए, किसको हमने संभालना चाहिए, ये पता करने के लिए उनको एजुकेट करने के लिए करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बन पाए। ऑर्गेनाइजेशन बनने की जो तरीका बुद्ध बाबा साहब ने बताए वो है शिक्षा, एजुकेट, एजुकेट, मानसिक रूप से उसको आंदोलित करना कि गलत क्या है, सही क्या है बता देना, और क्या गलत हो रहा है वो बता देना। उससे आदमी आंदोलित होता है, इतना गलत हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। इस तरह से वो आंदोलित होता है। वो नहीं कि रास्ते में जाके कोई शीशे तोड़ दे, किसी के बसें जला दे या पत्थरे मारे, ये काम हमारा नहीं है। इस तरह का कोई भी विध्वंसक एक्टिविटी न बुद्ध ने चलाई, न शायद बाबा साहब। कहीं मारपीट का कार्यक्रम किया गया। उल्टा हुआ कि जब कभी शुरुआती दौर में उनको ही लाठी डंडे खाने पड़े, शुरू में मार के सत्याग्रह में और कालाराम मंदिर में, वो तो ये सिद्ध करने के लिए था अंग्रेजों को कि हम भाई इनका हिस्सा ही नहीं है। जैसे मुसलमान हिंदू का हिस्सा नहीं है, वैसे अस्पृश्य लोग भी हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से आपने मुसलमानों को अलग से सेपरेट अधिकार दिए, उस तरह से हम भी हिंदू नहीं है, हमें भी अलग दीजिए। ये सिद्ध करने के लिए। नहीं तो क्या पानी पीने नहीं मिल रहा था जो मार का पीना था? तो क्या माथा टेकने से कल्याण हो जाने वाला था? ऐसा बाबा साहब समझते थे, इसलिए कालाराम मंदिर प्रवेश किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब पहले से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे और वो जानते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोशल स्टडी में भी रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ साइंटिस्टों को होता है ऐसा नहीं, और साइंटिस्टों को भी नहीं होता। कई बार आप देखेंगे कि सैटेलाइट छोड़ते समय भी नींबू, मिर्ची और नारियल फोड़े जाते हैं। साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो किसी को भी आ सकता है। साधारण से साधारण आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा उसको भी वैज्ञानिक स्पिरिट हो सकता है। जैसे आप कबीर जानते हैं, जैसे आपने कुछ लाइनें मैंने रविदास जी के बारे में पढ़ा था, तो वो भी अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े करते थे। गाड़गे बाबा बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो तो लोगों को अच्छे खोपड़ी वालों को पलटा डालते थे। बोले आप जो कर रहे हैं अंधश्रद्धा पसरा रहे हैं, सब गलत सलत बातें कर रहे हैं, यहाँ खाना खिला रहे, कौवा कुत्ता खा रहा, बोले माँ बाप को जा रहा है। इस तरह की उनकी भी छोटी छोटी कहानियां हैं, तो हमने पढ़ते पढ़ते हम बड़े। इस तरह से वैज्ञानिक सोच किसी भी आदमी में हो सकती है। कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसके अंदर वैज्ञानिक सोच हो सकती है, और खूब पढ़ा लिखा होने के बाद में अंधश्रद्धा में अनपढ़ों से भी निचले स्तर का व्यवहार वो कर सकता है। तो ये भी चीज़ों को समझे। बाबा साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बड़ा महत्व दिया है, और समाज में विकास करने के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो मैथमेटिक्स करना होता है, जो समीकरण बनाने होते हैं, जो कि साइंस का विषय, ये साइंस के विषय बनाने के लिए भी बाबा साहब ने उसका इस्तेमाल किया कि सभी का विकास अगर करना है तो सबको क्या क्या कैसे कैसे देना पड़ेगा, कौन कौन से अधिकार देने पड़ेंगे, तो आदमी का विकास होगा। मैं देख रहा हूँ कि हर एक के पास में कुछ विशेष हुनर है, कुछ विशेष ज्ञान है, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, और ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग अगर संसद में आकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन, इनपुट, मेंटल बौद्धिक जो इनपुट है वो देते हैं, तो इस कार्यक्रम को गति मिलेगी। हमारे ये कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है, हमने संगठन बनाने के लिए संगठन नहीं बनाया। संगठन में किसी को अध्यक्ष बनने की बहुत ख्वाहिश हो रही है, उनको खुशी होती है, अच्छा लगता है, इसलिए कोई संगठन बनने नहीं जा रहा है। हम लोग ये बना रहे हैं कि बाबा साहब की जो नीतियाँ हैं, जो बुद्ध की जो नीतियाँ हैं, या फिर जो मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक जो नीतियाँ हैं, वो सारी नीतियाँ को हम अपने अपन उसको एग्जीक्यूट कर सके, समाज को दिशा निर्देश दे सके। ऐसा कोई पार्लियामेंट बने जो अच्छी बातें दुनिया में, देश में प्रस्तावित कर सके। इसके लिए हम ये संगठन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अपना जो चर्चा है आपसे, आपका जो मनोगत है जानकर मुझे हर्ष हुआ। हर एक आदमी खास है, हर एक आदमी अपनी अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकता है। इसलिए ऐसे लोग और ऐसे लोगों को और भी हम लाएंगे आने वाले समय में, और इस संगठन को मजबूती प्रदान कर इस देश को अच्छा भविष्य देने का काम ये संगठन कर पाएगा, ये हम आशा करते हैं।
सबको जय हिंद।